तो आज हमें पढ़ना है सेल साइकिल इन सेल डिवीजन। बहुतों को तो ये डाउट आता होगा कि सर ये दोनों चैप्टर को एक में ही क्यों रखा गया, अलग अलग क्यों नहीं रखा गया। देखो यार, बात कुछ इस तरह का है कि सेल साइकिल में हम ये सीखते हैं कि किस तरह हमारा न्यू सेल जो है पुराने सेल से ओरिजिनेट होता है, और वो ओरिजिनेट तभी होगा जब उसका डिवीज़न होगा। तो दोनों जो है ना बहुत ही भयंकर वाला बॉन्डिंग रखती है दोनों के बीच। तो इसीलिए सेल साइकिल और डिवीज़न दोनों एक साथ पढ़ने में ही आपकी भलाई है। अलग अलग पढ़ोगे तो ना ये समझ आएगा ना ही डिवीज़न समझ आएगा, तो फिर ऐसे समझने का भी क्या फ़ायदा, राइट। और हाँ, डिवीज़न हम यहाँ दो तरह का देखते हैं, म्यूसिस डिवीज़न और माइटोसिस डिवीज़न। म्यूसिस जो होता है वो दो बार होता है, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। म्यूसिस जो होता है वो इक्वली हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सेल को, जैसे कि कोई अगर डिप्लॉइड बॉडी है तो उसको हैप्लॉइड में बदल देगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि उसकी जो प्लॉइडी लेवल होती है वो चेंज हो जाती है। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई किसी का सेल अगर डिप्लॉइड है तो उसको वो दो डिप्लॉइड डॉटर सेल्स में ही तोड़ेगा। अब हम यहाँ पर एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम अगर डिप्लॉइड है तो हमारे सेल्स भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। तो हमारे में जो ग्रोथ होता है तो नंबर ऑफ सेल के बढ़ने के कारण होता है। तो हमारे अंदर जो सेल्स होंगी, जो डिवीज़न होगी, ज़्यादातर कैसा होती है, माइटोसिस ही होनी चाहिए, राइट। सही है। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल की। तो यार, सेल साइकिल को भी बांटा गया है दो पार्ट में, एक होता है इंटरफेज, एक होता है मैचुरेशन फेज। अब ये इंटरफेज क्या है, मैचुरेशन फेज क्या है, ये भी क्लियर करते हैं। इंटरफेस जो होता है ना, समझो तो ये हमारा प्रिपरेशन फेज होता है। अगर हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम दिया जाता है। जैसे कि हम मान लो नीट की स्टडी कर रहे हैं तो हमें 1 साल का टाइम दिया जाता है। उसके बाद हमें जो एग्ज़ाम टाइम होता है वो सिर्फ 3 घंटे का होता है, और उस टाइम हमारा रिजल्ट आने वाला होता है। ऐसा होता है ना, बिल्कुल। तो वो जो हम प्रिपरेशन करते हैं उस फेज़ को हम कहेंगे इंटरफेज। इट मीन्स ये फेज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। अगर हम बात करें तो ये सेल का 90% एरिया या 90% टाइम जो होता है ये इंटरफेज कैरी करके रखता है, जिसके अंदर हमें G1 फेज, फिर S फेज और G2 फेज देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करो मैचुरेशन फेज की, तो देखो मैचुरेशन फेज बहुत कम टाइम वाला है। यानी कि समझ जाओ ये वो टाइम है जब हम आप नीट में बैठ चुके हो, बस 3 घंटे का एग्ज़ाम है और उसके बाद रिजल्ट का वेट करोगे, तो बहुत शॉर्ट टाइम होगा ना, बिल्कुल। तो हाँ, ये सिर्फ 5% एरिया ही सेल का रख पाता है, 5% टाइम ही एरिया जो है सेल का रख पाता है। अगर हम बात करें एम फेज के अंदर भी दो चीज़ें हमें देखने को मिलेगा, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो इसके अंदर भी 5 चीज़ें देखने को मिलते हैं। पहला है प्रोफेज, फिर आएगा मेटाफेज, फिर आएगा एनाफेज, फिर आएगा टेलोफेज। तो इसके अंदर हमें 4 फेज देखने को मिलता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जैसा मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस को याद करना, अलग अलग करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये सीक्वेंस बनाने में मेरे को बहुत मुश्किल हुई थी यार। एक होता है G0 फेज, जिसको हम क्वेसेंट फेज भी कहते हैं। इस फेज से जो किसी भी को भी मान लो टेम्पररी या फिर परमानेंट अगर एग्जिट होना है, सेल साइकिल से बाहर जाना है, तो वो इस G0 फेज का यूज़ करती है। अगर मान लो उसे टेम्पररी एग्जिट होना है तो वो स्किन सेल से बाहर जाएगा, और अगर उसे परमानेंट अगर बाहर जाना है सेल से तो वो नर्व सेल के थ्रू बाहर जाएगा। और इससे नीट 2021 एंड 2017 में क्वेश्चन आया था। ओके, अगर बात करें कि ये जो हम पढ़ेंगे, जो साइकिल जो भी हम पढ़ेंगे, ये जो इंटरफेज है, एम फेज है, इसके अंदर हमें ज़्यादा देखने को ये मिलेगा कि जितने भी सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो कैसे एक्टिव होगी, कब कम होगा, कम ज़्यादा होगा, वो सब हमें देखने को मिलता है। और ये सेल्स इन G0 फेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, और G0 फेज के जितने भी सेल्स होंगे ना वो मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव होते हैं, राइट। चलो सही है। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेज को। इंटरफेज या फिर उसको बोलो प्रिपरेशन फेज, बात एक ही है। ओके, तो इंटरफेज जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हमें देखेंगे कि ये जो इंटरफेज होता है इसके अंदर सेल को मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव कैसे बनाया जाए और सेल का ग्रोथ कैसे होता है वो देखने को मिलता है। और सबसे पहला हमने पढ़ा था G1 फेज। तो G1 फेज की बात करें तो G1 फेज में यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा और गैपिंग देखने को मिलेगी। देखो, सेल के बीच अगर गैप होगा, राइट, डिस्टेंस होगी थोड़ी, तभी तो हमारा ग्रोथ होगा ना। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर जो सेल ऑर्गेन्स होंगे वो डुप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, अपने नंबर्स को डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि मान लो 1000 राइबोसोम थे, अब हो जाएंगे 2000, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं, वो बटना शुरू हो चुके हैं, राइट, वो बढ़ रहे हैं, डबल होते जाएंगे। तो इस कंडीशन पर हम बोल सकते हैं कि वो मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव होंगे और सेल का ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है एस फेज। एस फेज से याद रखना है सिंथेसिस, एस से सिंथेसिस। यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है सबसे पहले, और डीएनए का रेप्लिकेशन भी देखने को मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन भी फॉर्म होती है, और ये मेटाबॉलिकली ये भी वेरी एक्टिव होता है। अब आता है G2 फेज। G2 फेज की बात करूँ तो लास्ट फेज है। इसके अंदर आते आते में उसे एटीपी को बढ़ा लेना है, एनर्जी को बढ़ा लेना है, प्रोटीन को बढ़ा लेना है, जितने भी एंजाइम्स होंगे उसको भी बढ़ा के रखना है, ताकि जो सेल की ग्रोथ हो
वो अच्छे से हो जाए, और इस कंडीशन में वो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे और बोलेंगे कि भैया अब मेरा सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाला है। पर अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि उसके बाद कौन सा फेज़ आता है, एम फेज़ आता है, और एम फेज़ में क्या होने लगती है, डिवीज़न होती है। राइट, यहाँ पर याद रखना कि अभी तो ये सेल साइकिल है यहाँ पर चला, उसके बाद सेल का डिवीज़न कैसे होता है, किस तरह से ग्रोथ होती है, वो हम एम फेज़ में देखने वाले हैं, मैचुरेशन फेज़ में देखेंगे। पर उससे पहले आपको ये तो मैं बता दूं कि क्रोमोसोम क्या होता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम का है। अगर हम बात करें उसके ऊपर में टेलोमेर होता है, जो कि आपको येलोइश पार्ट दिखाया हो गया। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, हमें पता है ना, 2 सिस्टर क्रोमैटिड मिलते हैं तभी जाके क्रोमोसोम बनता है। दोनों के सेंटर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, और ऊपर वाले को कहते हैं शॉर्ट आर्म, नीचे वाले को कहते हैं लॉन्ग आर्म। ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और अगर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो इस फिगर में नहीं दिया गया है, वो है कि इस जो सेंट्रोमेयर होता है उसके साइड में प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर, जैसा कि आपको नेक्स्ट फिगर में दिख रहा होगा, जहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने दिखाया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ना, ये अटैच होता है स्प्लिंडल फाइबर से। और हमें याद होगा हमने जब सेल बायोलॉजी का पहला पार्ट देखा था तो वहाँ हमने माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा था कि एक होलो सिलिंड्रिकल पाइप होता है, जिसको जो बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, और इसी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है सीलिया और फ्लैजिलिया, जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, सेल को चलने फिरने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर होता होगा कि स्प्लिंडल फाइबर में अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इट मीन सीलिया और फ्लैजिलिया प्रेजेंट है, तो ये भी तो चलेंगी ना, बिल्कुल। तो ये भी चलना स्टार्ट करती है और चल करके ये जाएगी क्रोमोसोम के पास। क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर होते हैं वहाँ पर जाके अटैच होती है और दोनों तरफ से खींचने का काम करती है। अब बोलोगे सर खींचेगा तो ये तो अलग हो जाएगा, तो बिल्कुल इसे अलग ही करना है। एक क्रोमैटिड इसके पास आना चाहिए और एक क्रोमैटिड इसके पास आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए ये हम जब डिवीज़न करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? तब डाउट नहीं है तो चलो अब डिवीज़न पे आ ही जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला डिवीज़न पढ़ेंगे माइटोसिस डिवीज़न। माइटोसिस का मतलब ही क्या होता है, डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होना। अगर कोई हैप्लॉइड है तो सर तो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगी। तो देखो मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया है, उसमें एक क्रोमोसोम रखा है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल। यह डिवीज़न मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पॉइंट है, उसको मेरे को बताना ज़रूरी है, उसके बाद हम डिवीज़न पाएंगे। तो देखो ये जो सेल है इसके अंदर क्रोमोसोम है। बोलोगे सर क्रोमोसोम कैसे आ सकता है सेल के अंदर? याद करो जब हमने सेल का डायग्राम क्लियर किया था तो हमने कहा था कि उसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। तो डीएनए जो है वो कहीं ना कहीं तो क्रोमोसोम से ही बना है ना, राइट। तो ये क्रोमोसोम भी है सेल के अंदर, तो हाँ सर बिल्कुल है। एक क्रोमोसोम है तो हम कहेंगे हैप्लॉइड, 2 क्रोमोसोम होंगे तो कहेंगे डिप्लॉइड। ऐसा इसमें समझना है आपको। ओके चलो सही है। डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जन को इसमें डाउट होता है सर डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है। देखो यार, अगर सेल का डिवीज़न होगा तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो बैठा डीएनए है उसका भी तो रेप्लिकेशन होगा ना। मान लो एक सेल था, उसके अंदर एक न्यूक्लियस थे, अब उससे 2 डॉटर सेल बन रहे हैं तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए, तो दोनों में तो डीएनए होगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए एक था अब वो डबल हो चुका है, तो आखिर उसका क्या हुआ? रेप्लिकेशन हुआ। लेकिन रेप्लिकेशन होने से ज़रूरी नहीं कि उसका प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाए। हाँ, वो डिवीज़न पे मैटर करता है। अगर म्यूसिस डिवीज़न हुआ होगा तो ज़रूर उसके जो रेप्लिकेशन है उसके प्लॉइडी लेवल में चेंज आएगी। लेकिन माइटोसिस डिवीज़न में कभी डीएनए रेप्लिकेशन में होने से कोई भी प्लॉइडी लेवल में चेंज नहीं आएगी। ये मेरे को बताना था, जो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे माइटोसिस डिवीज़न की। ओके, तो उससे पहले आपको यहाँ पर एक सेल दिखता होगा, मैंने थोड़ा अजीब बनाया है ना, समझाने के लिए बनाया है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो देखो अब यहाँ पर मैंने जो सेल बनाया है वहाँ उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सेल ऑर्गेनल्स हैं उधर बाहर साइड दिख ही रहा होगा। बिल्कुल, सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सब। ओके सही है। तो यहाँ जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया और क्रोमोसोम, ये सब क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो तैयार हो अब यहाँ से डिवीज़न पढ़ने के लिए, हो ना? चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, धीरे धीरे बताऊंगा, सब समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये जो हमारा अभी पहला सेल है उसमें सबसे पहले डिवीज़न आता है, उस फेज़ को कहेंगे प्रोफेज़, जैसा कि हमने पहले कहा था। तो प्रोफेज़ आते ही देखोगे कि जो सेल था उसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगा तो अब बोलोगे सर अब क्या होगा? बता रहा हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटने के बाद वहाँ पर स्प्लिंडल फाइबर की एंट्री होगी। और आपको पता है स्प्लिंडल फाइबर से अटैच कौन होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर सिलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होती है।
इसका मेन काम क्या होता है सर? इसका मेन काम होता है किसी भी तरह इस कैनेटोकोर से अटैच होना और उसको अलग करना। बिल्कुल सही है, मतलब कि आपको पूरी कहानी याद है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोफेज में मात्र यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो डिसअपेयर होते हैं, और डिसअपेयर होने के बाद जो भी डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2 क्रोमोसोम आपको अलग अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल ये डिप्लॉइड है, तो बिल्कुल डिप्लॉइड है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 2 क्रोमोसोम में तो आपको डिप्लॉइड लेके चलना है। तो यहाँ पर आपको देख रहे होगे यहाँ पर स्पिंडल फाइबर की बस एंट्री हुई है, कोई भी अटैचमेंट नहीं हुआ है। अटैचमेंट आता है मेटाफेज में। मेटाफेज में आपको दिख रहा होगा कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो दोनों के क्रोमोसोम्स के जो कैनेटोकोर होते हैं वहाँ पर जाके अटैच हो जाते हैं, और दोनों क्रोमोसोम को बीच से काटता हुआ एक प्लेट गुजरता है, उस प्लेट को कहते हैं मेटा प्लेट। अब वो लोग सर प्लेट को याद रखने की कोई ट्रिक है? तो अगर मेटाफेज है तो उसमें एक प्लेट आया जिसका नाम है मेटा प्लेट। मेटा तो याद ही रह जाएगा, फेज का ही फ़र्क है बस। तो अब देखो यहाँ पर ये जो मेटाफेज होता है ये आगे बढ़ेगा एनाफेज में। अब एनाफेज की कहानी देखो कि यहाँ पर तो बस अटैच हुआ था स्पिंडल फाइबर उस कैनेटोकोर से, लेकिन एनाफेज में उसकी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्पिंडल फाइबर ने जिस तरह अटैच किया, अब वहाँ उसे खींचना शुरू कर दिया है, और मेटा प्लेट के उस पार एक सेल चला जाएगा, एक क्रोमोसोम चला जाएगा, और इसके तरफ एक क्रोमोसोम चला जाएगा। तो लास्ट का जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, देख सकते हो। जब टेलोफेज आएगा तो वहाँ पर एक सेल सेपरेट हो जाएगा, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 2 क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे, 2 क्रोमोसोम इधर बट जाएंगे। अब दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे तो 2 सेल बन जाएंगे। जी हाँ, सेल बन जाएंगे, और जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुआ था वो वापस आ जाएगा, जो सेल ऑर्गन्स गायब हुए थे वो भी वापस आ जाएंगे, और लास्ट में हमारा जो सेल होगा कुछ इस तरह का बन जाएगा, टूट जाएगा। तो देख सकते हो इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है और ये डिप्लॉइड है, इसके सेल में भी 2 क्रोमोसोम है और ये भी डिप्लॉइड है। तो इस तरह का डिवीज़न जो होता है ये माइटोसिस में होता है। अब बोलोगे सर माइटोसिस तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, मियोसिस की क्या कहानी है? मियोसिस भी सिंपल है, बस इसमें 2 बार डिवीज़न होगा। ये जो हमने 2 और 2C में छोड़ दिया है उसको हम आगे कवर करेंगे मियोसिस में। यार मियोसिस भी इंटरेस्टिंग है, इसको भी स्किप मत करना, ओके। देखो मियोसिस डिवीज़न भी एक तरह का क्या है, सेल डिवीज़न ही है। सेल डिवीज़न मतलब समझ रहे हो, एक सेल से दो डॉटर सेल में कन्वर्ट करना है। लेकिन मियोसिस के साथ कहता है कि अगर कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उससे जो डॉटर निकली 2 डॉटर सेल्स बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे? वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। इट मीन्स उसका जो प्रोडी लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे कि 2n है तो वो किस में टूट जाएगा? n और n में टूट जाएगा। मतलब डिप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड में टूट जाएगा। इसको प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस 1, राइट। अब ये जो n है इसके भी 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं कि कितने? 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कह देते हैं मियोसिस 2। तो हम देखेंगे यहाँ कि मियोसिस जो होता है ये 2 बार डिवीज़न करता है, और ये दूसरी बात ये इक्वली हाफ डिवीज़न करता है, समझ रहे हो? इक्वली हाफ। अगर डिप्लॉइड है तो वो कैस में कन्वर्ट कर दे रहा है? हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर दे रहा था। अब अगर हम बात बताते हैं एक चीज़ कि अगर हम लिखते हैं 2n, इट मीन्स हम लिखते हैं इसको डिप्लॉइड। अगर ये डिप्लॉइड है तो इसके अंदर 2 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे। कितने? 2 क्रोमोसोम। अब 2 क्रोमोसोम अगर है तो हम बोलेंगे ना 4 क्रोमेटिड होंगे, जो मैंने बताया है एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होता है, तो 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड होंगे। तो उसी तरह तोड़ते चलते हैं। जैसे कि 2n मैंने लिखा, इसका मैंने 2 डॉटर सेल बना दिया, एक n में लिख देंगे, एक में n लिख देंगे। उसी तरह 2n को हम 4c भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स हैं। एक टूट जाएगा 2 क्रोमेटिड में, एक हो जाएगा 2 क्रोमेटिड में। ये था हमारा मियोसिस 1। मियोसिस 2 क्या कहता है? मियोसिस 2 कहता है कि इसके बाद का भी डिवीजन करो। तो ये n है तो n हैप्लॉइड से हैप्लॉइड में ही रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है अभी हमने कोई दूसरा चेंज ही नहीं किया, मियोसिस डिवीजन में चल रहा था। हैप्लॉइड से तो हैप्लॉइड में रहेगा, तो n का n लिख दोगे, n लिख दोगे। यहाँ 2c है तो सिंपल सी बात है एक सी इधर चला जाएगा, एक सी इधर, तो हो जाएगा n/c। इधर वाला सेल भी टूटेगा किसमें? n/c में। तो ये हो जाएगा हमारा मियोसिस 2। अब मेरे को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने बहुत सी ट्रिक के साथ बताया है। अब मेन हमें पढ़ना है इसके कोरिलेट किसके साथ करना है? एम फेज वाले के साथ, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और एनाफेज के साथ। तो उसी तरह चलो अब देखो, अब मेरी ये फिगर को जो मैंने बनाया है एक रेक्टेंगल सा जो है ये सेल है, सबको पता है, मैंने माइटोसिस वाले में बता दिया था। सेल ऑर्गेनल्स आपको दिख रहे होंगे, बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स भी दिख रहे होंगे, जीन दिख रहे होंगे, इसमें क्रोमोसोम भी दिख रहे होंगे। प्रोफेज 1 जैसे ही आते हैं तो हमें सबको पता है क्या गायब होता है। सबसे पहले तो भाई जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो डिसअपेयर होगा, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स भी डिसअपेयर हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? तो स्पिंडल फाइबर आ चुके रहेंगे। स्पिंडल फाइबर हमने देखा था कि वहाँ पर पिछले वाले माइटोसिस वाले में
वहाँ सिर्फ स्पिंडल फाइबर आया था, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मटेरियल का ट्रांसफ़र भी होता है। और जब मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है कौन से मटेरियल का, तो जेनेटिक मटेरियल का। अब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ चेंजेस आएगा जीन में। अब जीन में कुछ चेंज होगा तो हम बोल सकते हैं कि उसको डीएनए में भी चेंज आएगा। बिल्कुल, अब डीएनए में चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन हो रहा है, अब अगर ज़्यादा मात्रा में म्यूटेशन होगा, बार बार म्यूटेशन होता रहेगा, तो हम उसको कहेंगे उसके कारण क्या आ सकता है, हमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये है प्रोफेज 1 की कहानी। प्रोफेज 1 में देख सकते हो, आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 क्रोमोसोम है। बिल्कुल 2 क्रोमोसोम है, मतलब कि ये कैसा है डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। 2 क्रोमोसोम है, इट मीन्स यहाँ कितने क्रोमेटिड होंगे, 4 क्रोमेटिड होगा, मैंने वही लिखा है 2n और 4c। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद हमें पढ़ना है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 वाले में कंडीशन में देखा था हमने, पहले वाले में याद करो कि माइटोसिस में हमने मेटाफेज में क्या देखा था कि बीच से एक मेटाप्लेट जाती है जो किसको डिवाइड करती हुई जाती है, वो डिवाइड करती हुई जाती है सेंट्रोमेयर से। यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी सेंट्रोमेयर से ही डिवाइड कर रहा है, पर इसमें फ़र्क क्या है कि वो जो था हॉरिजॉन्टल था और ये मेटाफेज 1 जो है इसमें किस डायरेक्शन में कट कर रहा है, देख सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन पे कट किया है, राइट। यहाँ भी कितने क्रोमेटिड हैं, 4 क्रोमेटिड है। या डिप्लॉइड है, बिल्कुल डिप्लॉइड है। क्यों डिप्लॉइड है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमने सेल को डिवीज़न नहीं किया। सेल डिवीज़न कब होगा, टेलोफेज के बाद। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आएगा, एनाफेज आएगा। एनाफेज में देखा था हमने पहले भी, एनाफेज में क्या होता है, तो जो स्प्लेंडर फाइबर होते हैं वो अपने आप इसको क्या करता है, जो क्रोमेटिड है उस क्रोमोसोम है उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी कितने क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड है और ये डिप्लॉइड है। टेलोफेज आएगा। अब क्या आएगा, टेलोफेज आएगा। टेलोफेज 1 में देखो, यहाँ पर भी ये आपको दिख रहे होंगे कि जो भी हमने गायब किया था, जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुए थे, वो धीरे धीरे वापस आ चुके हैं। वापस आने के बाद सेल ऑर्गेनल्स भी आ जाएंगे, मैंने दिखाया नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स भी आ जाते हैं। और वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि दोनों के बीच एक लाइन बन चुकी है, मतलब वो पार्टीशन कर चुके रहेंगे। लेकिन अगर अभी भी हम पूछें कि टेलोफेज में अभी भी कितने क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड है, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा अलग नहीं किया, तो ये 4 क्रोमेटिड है। और हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, तो बिल्कुल डिप्लॉइड है। लेकिन टेलोफेज के बाद वो अलग अलग सेलें बन जाएंगे, तो हम बोलेंगे क्या कि 2n और c है, मतलब कि ये कैसे हैं, 2c है, मतलब कि क्या है, 2 क्रोमेटिड है और ये हैप्लॉइड में टूट चुके रहेंगे। देखो लोग, दोनों सेल को देख सकते हो एक ही तरह का। तो यहाँ पर अपना मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कराया था ना। सोचो इतना सा मेरे को बताने के लिए आपको इतना सा फिगर बताना पड़ा। उसके बाद आ जाओ मियोसिस 2 पे। तो मियोसिस 2 का कहना क्या है वो देखो। मियोसिस 2 को हमने क्या किया देखो, ये जो 2c और n वाला था ना, उसी को मैंने उठाया, वही सेल को उठाया है मैंने, देख सकते हो। अब उससे हमने क्या कराना है, प्रोफेज 2 कराना है। प्रोफेज 2 जब कराएंगे तो सिंपल सी बात है, फिर से जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद जो स्प्लिंडल फाइबर थे वो आ जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर सिमिलर चल रहा है, किसके जैसा, ये जो हमने देखा था माइटोसिस, उसके जैसा। देख लो बिल्कुल सेम डायग्राम यहाँ बना होगा। उसके बाद मेटाफेज 2 आएगा। मेटाफेज 2 में देखो स्प्लिंडल फाइबर जो है वो उसके काइनेटो को, उसके जो सेंट्रोमेयर उससे अटैच होंगे। मेटाफेज प्लेट एक पार हो जाएगा, वो भी हॉरिजॉन्टल वे में, जिस तरह से माइटोसिस में गया था। उसके बाद कौन सा फेज आएगा, एनाफेज आएगा। एनाफेज में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो स्प्लिंडल फाइबर उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, बिल्कुल खींच रहे हैं। तो यहाँ पर भी कितने क्रोमेटिड हैं, अभी भी 2 क्रोमेटिड हैं और एक ये हैप्लॉइड है। यहाँ पर देख सकते हो टेलोफेज 2 आएगा। टेलोफेज 2 में भी इसी तरह आएंगे, जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुआ था वो आ जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, दोनों सेल सेपरेट हो चुका रहेगा। यहाँ पर भी 2 क्रोमेटिड दिख रहे होंगे और ये हैप्लॉइड है। और ये सेल जो है फिर किस में टूट जाएंगे, तो 1 क्रोमेटिड और ये n के साथ लेकर के चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस 2। और यहाँ पर अपना मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों कंप्लीट होता है, माइटोसिस भी कंप्लीट होता है। अब एक मेरे को ट्रिक मैंने बताया यहाँ पर, आपको जो चीज़ आपको पढ़ना है, एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। यहाँ चीज़ मैं बताता हूँ, पढ़ना है आपको लिप्टोटीन, जाइगोटीन, ये सब पढ़ना है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, ट्रिक सुन के चलो, ट्रिक सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा। पहला है लिप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पेकाइटीन, चौथा होगा डिप्लोन्टीन और पांचवा है डाइकाइनेसिस। बहुत ईजी तरह से मैं बताने वाला हूँ। इसका इजी ट्रिक बनता है, ला जरा पानी दे दे। क्या बनता है, ला जरा पानी दे दे। अब बोलोगे सर ये इसका क्या ट्रिक बनता है, ला से याद आएगा लिप्टोटीन, जरा से आना चाहिए जाइगोटीन, पानी से आएगा पेकाइटीन, डी से डिप्लोन्टीन और फिर डी से डाइकाइनेसिस।
ठीक है, ला जरा पानी दे दे, कौन कौन से फेज आएंगे वो देख लो, और कब कब इसी सीरीज में आपको याद भी रखना है, क्योंकि इसी तरह से फेज में आता है। पहले आएंगे लिप्टोटिन, फिर जाइगोटिन, फिर पेकाइटिन, फिर डिप्लोटिन, फिर डाइकाइनेसिस। तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। लिप्टोटिन फेज कहना क्या चाहता है? देखो लिप्टोटिन फेज कहना क्या चाहता है, देखो लिप्टोटिन का मतलब क्या है? देखो लिप्टोटिन से एक वर्ड आता है लिपटना, है ना। तो अगर दो क्रोमोजोम आपस में लिपटने लगते हैं, तो सटते हैं, अटैच होते हैं, उसको कहते हैं, उस फेज को कहते हैं लिप्टोटिन। और सटते कब है? याद करो, हमने मियोसिस 1 देखा था। मियोसिस 1 के जब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कौन सा फेज? प्रोफेज। तो प्रोफेज जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था दोनों क्रोमोजोम आपस में पूरा अटैच थे, राइट। फिर आता है क्या? ला खत्म हो गया, अब आते हैं जरा पे। जरा मतलब कि क्या? जरा सा हमें याद आना चाहिए था, मैंने बताया था जाइगोटिन। तो जाइगोटिन फेज में क्या होता है ना, कि दोनों सिनेप्सिस करते हैं। सिनेप्सिस कहने का मतलब है कि दोनों क्रोमोजोम जो होते हैं आपस में क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाने को समझ रहे हो? मतलब क्या करने लगते हैं? अपने जेनेटिक मटेरियल का शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग कर जब करते हैं, सिनेप्सिस जब करते हैं, तो उस फेज को कहते हैं जाइगोटिन फेज। जब दोनों क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हों, उस फेज को हमने कह दिया जाइगोटिन। जो भी कहाँ हमने देखा था, ये भी हमने देखा कब? प्रोफेज 1 पे देखा था, जब दोनों क्रोमोसोम क्या कर रहे थे? आपस में सिनेप्सिस कर रहे थे, अपने मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे थे। वहाँ पर हमने कह दिया उस फेज को जाइगोटिन फेज। अब बात करते हैं पेकाइटिन फेज। अब देखो, पेकाइटिन फेज वो फेज को कहते हैं जब वो सिनेप्सिस कर रहे हो। फिर सिनेप्सिस जब करते हैं तो हम उस टाइम देख नहीं पाते, तो जब जिस फेज में दिखता है, जैसे कि सिनेप्सिस उसने किया, तो वो फेज दिखेगा तो कहीं पर, तो वो दिखता है हमें पेकाइटिन फेज पर। पेकाइटिन फेज पर हमें जो सिनेप्सिस उसने किया है, जो भी जेनेटिक मेटेरियल का एक्सचेंज उसने किया है, वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जेकाइटिन, ये जो जाइगोटिन फेज था, पैकाइटिन फेज था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। पैकाइटिन फेज के बाद आता है डिप्लोटिन फेज। डिप्लोटिन फेज का कहने का क्या मतलब है? डिप्लोटिन फेज कहने का मतलब है कि अब उसने पूरे जो है क्रॉसिंग ओवर कर चुका है। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद उसने रिजल्ट भी दे दिया होगा। जैसे कि मान लो कोई 2 क्रोमोसोम होंगे, एक मेल एक फीमेल। एक मेल होगा एक फीमेल होगा। एक मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को देखो, है ना, एक मेल है और एक मैंने फीमेल लिखा था। इसमें 2 लाइन बनाई है, इसमें भी 2 लाइन बनाई है। लाइन का मतलब ये क्रोमोसोम है, कुछ और नहीं, ठीक है। एक मान लो एक कैपिटल ए से मैंने डिनोट किया है, एक को स्मॉल ओ से मैंने डिनोट किया है, एक को कैपिटल बी से, एक को स्मॉल बी से। उसी तरह इस फीमेल वालों को भी लिखा है मैंने, क्या, कैपिटल सी, एक स्मॉल सी, एक कैपिटल डी, एक स्मॉल डी। दोनों के बीच क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो क्या रिजल्ट होता है ना, क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब है कि दोनों में से एक क्रोमोसोम जो है इसके पास चला जाएगा और इसका एक क्रोमोसोम इसके पास आ जाएगा। जैसा कि रिजल्ट आप देख सकते हो, मेल के पास आ जाएगा कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी, और फीमेल के पास आ जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो ये जो सीक्वेंस है, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर होना, और ये हमें डिप्लोटिन फेज तक में ये हमें क्लियर हो जाएगा। अब ये इसने सब कुछ कर लिया एक तरह से। उसने क्या हुआ? मैटिंग कर ली। मैटिंग करने के बाद उसने क्या कर लिया? सिनेप्सिस किया। सिनेप्सिस करने के बाद उसने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया, जो कि हमें पैकाइटिन स्टेज में विजिबल हो गया। पैकाइटिन स्टेज में विजिबल होने के बाद डिप्लोटिन आया, जो कि हमें पूरा रिजल्ट देता है, कि बताता है कि कहाँ पर उसने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किया था। डाइकाइनेसिस फेज वो फेज है जब बोलेगा भाई अब बहुत हो गया, मुझे दूर जाना है तेरे से। तो दूर जाने के लिए, उस बंधन को तोड़ने के लिए, जो भी उसने लिंकेज बनाया था, जो भी उसने जेनेटिक मटेरियल का चेंज किया था, उसको वो तोड़ेगा। तो वो तोड़ के जब चला जाएगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे डाइकाइनेसिस। और यहाँ पर आपका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है।